हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, आपके लिए केवीएस पीआरटी की हम सीरीज चला रहे हैं क्योंकि काफ़ी जल्द आपकी केवीएस पीआरटी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो देखिए, ये टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और ये आप बुक देख पा रहे होंगे। ये बुक नहीं है, ये बुक है 20 टेस्ट बेस्ड ऑन न्यूपेट, यानी कि इसमें जो 20 टेस्ट दिए गए हैं किसके द्वारा लिखी गई है, प्रतीक शिवालिक जी द्वारा। ये बुक के जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। इनकी पीडीएफ भी इन्होंने फ्री प्रोवाइड कराई है, तो अगर आपको वो डाउनलोड करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कर लीजिएगा। और एक और लिंक मिलेगा आपको अमेजोन का, वहाँ से आप इस बुक को परचेज करके अपने घर पे भी मंगा सकते हैं। और आज का जो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का आपका सेट ई हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पहले के सेट नहीं देखे हैं डी तक, और इसका हमने हिंदी का सेक्शन कंप्लीट कर दिया है, अगर वो भी नहीं देखा है तो वो आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन की गई है, देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, रेड कलर से आता है नीचे, और उसके बाद एक घंटी बन के आएगी, उस पर क्लिक कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है स्थानिक प्रजातियों के बारे में सच है? वे विशेष रूप से एक विशिष्ट आवास में पाए जाते हैं। क्या जो स्थानिक प्रजातियां हैं ऐसा होता है, बताइए। दूसरा है, आपको स्थानिक प्रजातियां कभी लुप्त प्राय नहीं हो सकती हैं, क्या हमेशा अमर रहती हैं? तो ये तो आप गलत कर सकते हैं क्योंकि ऐसा नहीं होता है। तीसरा है, वे केवल चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान में पाए जाते हैं। और चौथा है, वे अपने आवास के विनाश से प्रभावित नहीं हैं। तो देखिए, ऐसा तो कोई नहीं है कि आप उसका घर उजाड़ें या तोड़ें फोड़ें और उन्हें कोई प्रभावित नहीं हो, तो ये भी हट जाएगा। तीसरा दिया है, वे केवल चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान में पाए जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं भी पाए जा सकते हैं। तो उसका उत्तर बचा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट, यानी कि वे विशिष्ट रूप से एक विशिष्ट आवास में पाए जाते हैं, वो आपकी स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। जैसे आपकी जो गंगा डॉल्फिन है वो कहाँ पाई जाती है? गंगा के एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। कई जगह पांडा पाए जाते हैं, जैसे एक सींग वाला गैंडा क्या है, एक जो स्थानिक प्रजाति है वो आपको वहीं मिलेगा। आप चाहें कि आप उसको उत्तर प्रदेश के दुधवा में ढूंढें, दुधवा नेशनल पार्क में, तो कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। चलिए, 132वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 3 होंगी, एक नहीं है। मीथेन है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या अमोनिया? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका अमोनिया, क्योंकि जो अमोनिया है आपकी वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन कौन सी होती हैं? आपने मीथेन तो यहाँ देख ही लिया, कार्बन डाइऑक्साइड देख लिया, और ये आप देख रहे होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक ना। इसके अलावा कौन होती हैं? इसके अलावा आप जाने तो नाइट्रस ऑक्साइड आपकी होती है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड के बाद हम बात करें तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद आपका वेपर यानी कि वाष्प भी होता है, और इसके बाद ओजोन। ये जो है आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ठीक ना। क्या इनके बढ़ने से क्या होता है? इनके बढ़ने से आपके जो है टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ का, तो क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन यानी कि ओजोन का क्षरण होता है। तो इसके लिए हमें इनका जो उत्सर्जन कम करना होता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये भी पूछा जाता है, तो 16 सितंबर को अपन क्या मनाते हैं, ओजोन डे मनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का कॉल का संबंध जो है वो इसी से है। एक और क्वेश्चन याद रखना है आपको कि कार्बन मोनोऑक्साइड, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रात में जो है घर में सिगड़ी जलाकर, या सिगड़ी कहते हैं बेसिकली भाषा में, ठीक है ना, तो इसको जलाकर नहीं सोना चाहिए। खासतौर से जो ओल्ड पर्सन है उनके लिए क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप इस जलाकर सो रहे हैं तो इससे निकलेगी आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आपके फेफड़ों में जमेगी, तो आपकी वहां पर डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना, यानी कि पर्सन की डेथ हो सकती है। तो इससे ये नहीं सोना चाहिए ऐसा करके। चलिए, 133वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीवाणु रोग नहीं है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरियल डिसीज नहीं है। हैजा नहीं है, तपेदिक नहीं है, एंथ्रेक्स नहीं है, या इन्फ्लुएंजा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर है इन्फ्लुएंजा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा क्या है आपका, एक जो ये वायरस डिसीज है, ये वायरस से होता है, खासतौर से आपकी श्वास नली पर जो इसका वायरस इफेक्ट करता है। बात करें हैजा की, जिसे कोलेरा कहा जाता है, तो ये किससे होता है? आपका कोलराई जीवाणु, कोलराई जीवाणु से होता है, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है ये जीवाणु? ये आपका दलदली क्षेत्र, जो कीचड़ वगैरह हो गया ना, वहां पर ये मिलता है, ठीक है ना। तपेदिक, तपेदिक क्या होता है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी,
ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ये भी आपका बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है ना। तो ये मानव से मानव में भी फैलता है और दूध से मानव में भी फैल जाता है। इसमें बेसिकली फेफड़ों पर इफेक्ट करता है और खांसी काफी होती है। एंथ्रेक्स क्या है, एंथ्रेक्स आपका जो है मुख्य रूप से ये जानवरों में फैलता है, लेकिन कई बार जानवरों के संपर्क में मनुष्य आ जाते हैं तो उन्हें भी फैल जाता है। ये भी आपका बैक्टीरिया से होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 134वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है। संचित जल की स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, या दूसरा दिया संचित जल की जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, रूपांतरित होती है। तीसरा दिया है जल से विद्युत निष्कर्ष की जाती है, या चौथा दिया है विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जल को भाप में रूपांतरित किया जाता है। बताइए 134वें का उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 की संचित जल में जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको हम नीचे फेंकते जल विद्युत संयंत्र में, ठीक है ना। इस प्रकार से कुछ बनाया जाता है, पूरा ये पूरा एक सिस्टम होता है और उससे जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हम करते हैं, ठीक है ना। कोई ये ऐसा भी नहीं होता है। ये तीनों जो हैं आपके ऑप्शन रॉन्ग हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 135वां प्रश्न है कि किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्न स्तर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों को अपना भरण पोषण करते हैं, क्या बनाते हैं। आहार जाल, पारिस्थितिकी पिरामिड, पारितंत्र, या आहार श्रृंखला, या जैसे कहेंगे फूड चेन। बताइए क्या बनाते हैं। जैसे मान लीजिए शेर है आपका, ये खा गया किसको, हिरन को, हिरन खा रहा किसको, घास को, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, जैसे चूहा है, चूहे को कौन खाता है आपका, बिल्ली, बिल्ली को कौन खाता है, कुत्ता खा जाता है, कुत्ते को क्या खाएगा, शेर खा जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, मतलब एक जो उच्चतर पोषी का उच्चतर पोषी है वो निम्न स्तर पोषी को खा रहा है। ये क्या है, ये आपका एक फूड जाल है, ठीक है ना। आहार जाल ये बना रहे हैं जिसमें ये प्रक्रिया पूरी चल रही है, ठीक है। याद रखिएगा, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे। 136वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यहाँ दिए गए कथनों में से उन कथनों को चुनिए जो दीर्घोपयोगी विकास की संकल्पना का सही वर्णन करते हैं, ठीक है ना। चलिए बताइए क्या है इसका उत्तर। चारों को हम पढ़ लेते हैं पहले। पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाए बिना योजनाबद्ध वृद्धि के, ठीक है ना। दूसरा है पर्यावरण में होने वाली क्षति की सीमा की चिंता किए बिना वृद्धि करें। बताइए क्या ऐसे उपयोग होगा, नहीं होगा, काट देते हैं इसको। पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए सभी विकास कार्यों को रोक देना, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि आप जो है मान लीजिए या फिर तो आप डेवलप कर ही नहीं पाएंगे अगर आप सारे काम रोक दे पर्यावरण को, मतलब तो ये भी गलत हो गया। ऐसी वृद्धि जो सभी पर्णधारियों को मान्य हो, तो ये सही हो सकता है, तो ये सही होगा आपका। और ये पहला वाला भी सही होगा कि कम से कम क्षति पहुंचाए बिना योजनाबद्ध वृद्धि करें। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, पहला और जो है चौथा, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही हमें मिल गए हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपका उत्तर सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 137वां है कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है। उड़ीसा में है, अरुणाचल में है, एमपी में है, या छत्तीसगढ़ में है। तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व देखिए कितने हैं, बताइए। पहला कौन सा था आपको बताया हमने, नीलगिरी जो है आपका इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। और सिमलीपाल कहाँ पड़ता है आपका, ये बताइए। तो ये पड़ता है आपका उड़ीसा में, ठीक है ना, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। क्या अरुणाचल में कोई है, बिल्कुल है, हमने आपको बता दिया है पहले ही कि इसमें जो है दिहांग और डिबांग जो है पड़ते हैं। एमपी में कौन पड़ता है आपका, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। और छत्तीसगढ़ में क्या पड़ता है आपका, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे। 138वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की संख्या भारत में है कितने प्रतिशत है। 51.54, 48.46, 57.54 या 46.46%। तो बताइए इसका उत्तर क्या हुआ। तो इसका उत्तर जो सही है वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 1 51.54%। कहीं कहीं आपको ये भी मिल सकता है, ठीक है ना। बात आती है महिलाओं की, क्योंकि ये भी आपको याद रखना है। तो महिलाओं का जो था वो 48% जो था, ठीक ना। दोनों को याद रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक ना। जनगणना किस आर्टिकल के अंतर्गत हम करवाते हैं, तो वो आर्टिकल आपसे पूछा जाए तो 256 यानी कि 256 आर्टिकल के अंतर्गत ये होती है। 2011 की जो जनगणना थी वो कौन सी थी, ये आपकी 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की पूछी जाए तो कौन सी थी,
सातवीं जनगणना थी। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन की लिंगानुपात बताइए कि लिंगानुपात क्या था, तो वो था आपका 943/1000, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए 139वां प्रश्न है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके पहले जो सेट किया था उसमें भी ये प्रश्न थोड़ा गलत था, तो यहाँ पर बताइए, एक विकल्प कर लीजिए जो है 3 मार्च, ठीक है ना, 3 मार्च आपको करना है, तो यही जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे, 2015 की जोहान्सबर्ग घोषणा किससे संबंधित थी। CO2 उत्सर्जन घटाना, ओजोन रिक्त घटाना यानी कि डिक्रीजिंग ओजोन डिप्लेशन, या ये सभी, या चौथा दिया है दुनिया में की कम हुई मत्स्य पालन बहाल करना, ठीक ना, यानी कि जो मछलियों की संख्या कम हो रही थी समुद्र में कचरा फेंकने से, कई रीजन हो सकते हैं, CO2 की वृद्धि, समुद्र की जो है ऑक्सीजन का कम होना, ठीक ना, उन्हें एनवायरनमेंट न मिल पाना, क्या कारण रहा था बताइए 2015 की जोहान्सबर्ग घोषणा का। तो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 की दुनिया में जो कम हुई मत्स्य पालन बहाल करना, की जो मछलियों का पालन कम हो रहा था उसको हमें बढ़ाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 141वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है बेसिकली आपका NTCA यानी कि जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी। दिसंबर 2005, नवंबर 2007, अक्टूबर 2003 या जनवरी 2002, बताइए कब की गई थी। तो इसकी जो है घोषणा की गई थी एनटीसीए जिसे बेसिकली हम कहते हैं, तो दिसंबर 2005 में जो ये बना था, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इतना बेसिकली जो है बाघ के संरक्षण के लिए ये बनाया गया था। चलिए 142वां प्रश्न है कि भारत की जो 9th पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य जो है वो क्या था। न्याय और इक्विटी के साथ विकास करना, भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, तेजी से और अधिक समावेशी विकास और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो आपने पढ़ा होगा कि जो भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, वो था आपका न्याय और इक्विटी के साथ ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्वलिटी, यानी कि सभी को जो है समान रूप से हमें विकास कराना, ये था 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य लक्ष्य, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसमें इतना ही याद रखना है। 143वां प्रश्न है कि SACEP का पूरा नाम क्या है। साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दूसरा है साउथ एशियन कमीशन फॉर इंडेंजर्ड प्लांट्स, तीसरा है साउथ अफ्रीकन कमेटी फॉर इंडेंजर्ड प्लांट्स, या चौथा है साउथ अफ्रीकन कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो देखिए बात आती है SACEP की, जिसे हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है कि साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बेसिकली ये बनाया गया था पर्यावरण संरक्षण के लिए, जिसमें प्रबंधन करना उसका और वृद्धि को बढ़ावा देना। कब बना था, 1982 यानी कि 1982 में ये बना था, और इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो कहाँ है, कोलंबो श्रीलंका में इसका जो है मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 144वां प्रश्न है कि दांडेली जो है वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। जम्मू कश्मीर में है, गोवा में है, केरल में है, या कर्नाटक में है। बताइए कहाँ पर है दांडेली। तो जब बात आती है दांडेली की तो आपको याद रखना है कि ये आपकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपकी कहाँ पर है, कर्नाटक में, ठीक है ना। ये राज्य सरकार द्वारा पोषित होती हैं, लगभग जो है 550 से ज़्यादा जो है अभी इंडिया में ये उपलब्ध हैं, ठीक है ना। कर्नाटक में आपको और कोई भी याद रखनी है तो वो है आपकी इम्पोर्टेंट भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और घाट प्रभा ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। और साथ ही इसके बाद आपको एक और याद रखिएगा कम से कम, बिलीगिरी रंगा स्वामी। देखिए काफ़ी है, कम से कम 15 के समथिंग कर्नाटक में है, लेकिन कम से कम आप इनको याद रखिएगा, ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर में आपको एक ही याद रखनी है, वो है ट्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और केरल में आप याद रखिएगा, केरल में पड़ता है आपका एक पेरियार, उसे भी आपको याद रखना है। चलिए 145वां प्रश्न आपका CA का है, यानी करंट अफेयर का है, और ये काफ़ी पुराना हो चुका है तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, और इस प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 146वां प्रश्न है, वर्तमान के केरल में एझा वाव जो कि एक निम्न यानी माने जाने वाली जाति के गुरु हैं, इन्होंने एक जाति के सभी लोगों की
एकता के आदर्शों की घोषणा की थी? किसने की थी? बीड सेलिंगम पंतलू, रामास्वामी नायक, श्री नारायण गुरु या गुरु घासीदास? तो गुरु घासीदास को हमने पढ़ लिया है कि वो सतनामी आंदोलन से रिलेटेड थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्री नारायण गुरु। एक समाज सुधारक थे और इनका संबंध जो है इस पूरी घटना से रहा है। ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इतना ही याद रखें। चलिए 147वां है, गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं? भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा? यानी कि गर्म जल के झरने आपके किससे बनते हैं? ये झरना है आपका, तो किससे बनेगा बताइए? जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी या विंड एनर्जी? तो ये बनता है आपका भूतापीय ऊर्जा से, ठीक ना। भूतापीय ऊर्जा क्या है आपकी? एक क्लीन और रिन्यूएबल रिसोर्स है एनर्जी का। इसमें हम अगर इसका जो है जियो और थर्मल, ठीक है ना, ये जियो का अर्थ बेसिकली क्या होता है आप बात करें तो अर्थ यानी कि पृथ्वी, और थर्मल का अर्थ होता है आपका हीट, ठीक है ना। तो ये जो है आपकी पृथ्वी की हीट से जो है गर्म जल बनता है, तो जिसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। चलिए 148वां प्रश्न है कि संसार में प्रचलित रोपण कृषि, ठीक ना, रोपण कृषि जो होती है इसकी सही विशेषता का चयन क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं आपके लिए, बताइए। इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। तीसरा है, इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। और चौथा दिया है, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 की एक आपका कॉमर्शियल प्रकार की कृषि होती है और जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए हम बताएं तो आपका चाय हो गया, कहवा कॉफी हो गया, काजू हो गए, ठीक है ना, और रबड़ हो गई, और साथ ही बनाना यानी कि केला, ठीक है ना, और साथ में आपका कॉटन यानी कि कपास। तो ये जो है आपकी एक रोपण कृषि की जाती है, इन सबकी एक व्यापारिक कृषि होती है, ये सभी हम बिजनेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। क्या आप मान लीजिए कोई चाय बना रहा है तो वो कोई चाय खुद तो पी नहीं जाएगा, बेसिकली वो बिजनेस ही कर रहा है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, जो रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। 149वां प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में से 2 कथनों पर विचार कीजिए। भारत में के और कथन 1 है कि भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। दूसरा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय जो है अन्यायपूर्ण है। तो बताइए क्या उत्तर सही होगा? तो देखिए पहला वाला कथन सही है कि भारत में संविधान दिया गया सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं, आप सभी न्याय जो है मौलिक अधिकार के लिए न्यायालय में जा सकते हैं, ये भी सही है। और दूसरा भी सही है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका शोषण हो रहा है और आपको मान लीजिए आपका जो हाई कोर्ट है उससे सही न्याय नहीं मिला है, तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों सही हैं, आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़े, और अभी तक भी आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूरे होते हैं और आप वीडियो को बंद करके चले जाते हैं, भूल जाते हैं। चलिए 150वां प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्र शैलियों में से किसमें भारत के को एक अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया गया था जिसकी ब्रिटिश कलाकार सैलानियों को पड़ताल करनी पड़ी? कौन सी शैली थी? भीतरी चित्र शैली, मनोहर भूदृश्य चित्र शैली, खर्रा चित्र शैली या रूप चित्रकारी शैली? बताइए क्या थी? तो वो थी आपकी ऑप्शन नंबर 2 मनोहारी भूदृश्य चित्र शैली, यानी कि पिक्चरियस लैंडस्केप पेंटिंग जो थी उनकी जो है इन्हें ब्रिटिश कलाकार सैलानियों को पड़ताल करनी पड़ी थी। इतना ही याद रखिएगा। तो ये थे आज के 20 प्रश्न आपके सेट ई के। ऐसे ही सेट आपको 20 तक हम कराएंगे, ठीक है ना, यानी कि 30 सेट तक। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।